क्योंकि स्त्री की अस्मिता और उसके संरक्षण का प्रश्न का पुरुषों ने ही विरोध किया, पुरुष समाज ने ही विरोध किया। लेकिन समूचे पुरुष समाज ने जब इसका विरोध नहीं किया, तो ये स्वाभाविक है कि स्त्री के साथ-साथ पुरुष समाज का एक विशाल वर्ग उसके अधिकारों के संरक्षण, उसके अधिकारों, उसकी अस्मिता के प्रश्न को लोगों के सामने उठाने की कोशिश निरंतर करता रहा है, समाज के सामने उठाने की कोशिश करता रहा है। ऐसा पुरुष वर्ग स्त्री को भोग्य नहीं मानता, उसे उपभोग की वस्तु नहीं मानता। इसी कारण से ही निकल कर आती हैं बहुत सारे विचारणाएँ जो विश्व समाज में बदलते हुए परिवेश को हमारे सामने अभिलक्षित करती है। सिमोन द बोवार ने अपनी पुस्तक जब लिखी थी द सेकंड सेक्स, तो उसमें स्त्री और पुरुष के बीच जो मौलिक आधारभूत भेद थे, उन पर विचार किया था। आखिर जो स्त्री और पुरुष के जो मौलिक आधारभूत संरचना थी, वो क्या कामनात्मक और उसकी संवेदनशीलता से निकल कर ही आती है, या उसकी सेक्सुअल दुनिया का स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है? यहाँ ये सारे प्रश्न सिमोन द बोवार उठाती है। कि औरत का अपने शरीर पर और पुरुष का अपने शरीर पर अगर अधिकार है, तो औरत को भी उसी तरह के जीवन को जीने का अधिकार होना चाहिए जैसा पुरुष जीता है। लेकिन इस पुरुषोचित समाज में यदि स्त्री कुछ ऐसा करती है और उसको लगता है, लोगों को लगता है कि वो पुरुषोचित अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, तो स्त्रियोचित और पुरुषोचित होता क्या है? ये प्रश्न हमारे समाज में निरंतर उठता है। क्योंकि संभावनाएं सीमित नहीं हो सकती, संभावनाएं तो निरंतर आगे विकसित होती हैं। अगर यदि कोई स्त्री अपने समाज में विकास की दिशा में बढ़ना चाहती है और उसे लगता है कि वह उन समस्त कार्य क्षेत्रों में उतरकर जो पुरुषों के अधिकार क्षेत्र माने जाते रहे, उनमें यदि वह अपने जीवन को उठाकर रख सकती है और उस काम को कर पाने में समर्थ हो सकती है, तो फिर प्रश्न स्त्रियोचित या पुरुषोचित गुणों का है ही नहीं। उसकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। उन सीमाओं को हम अपरिमित रूप से देखते हैं और संभावना को अपरिमित रूप से देखते हैं। उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम स्त्री को ही नहीं, उस पुरुष समाज को भी निरंतर करना चाहिए। दरअसल स्त्री अस्मिता की यदि हमें बात करनी है, तो हमें समय सापेक्षता के आधार पर करनी है। अगर हम पुराने समय के ग्रंथों को उठाकर अगर स्त्री के जीवन को उस रूप में देखने की कोशिश करते रहे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता, तो फिर हमें उस समाज में उस स्त्री को भी तलाश करना होगा और उस पुरुष को भी तलाश करना होगा जिसे हम देवता मानकर चलते हैं। ये स्वाभाविक है। इसीलिए हमें समय सापेक्षता को केंद्र में रखते हुए ही स्त्री अस्मिता के प्रश्न पर विचार करना। आधुनिक शिक्षा पद्धति ने स्त्री को जो स्वतंत्रता दी, वो उसके आर्थिक रूप से उसको सुरक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान। और जब आर्थिक सुरक्षा किसी स्त्री को मिली, तो उसका दबाव जो है वो स्त्री यानी कि परिवार में उसका एक न केवल सहभागिता का रूप बनकर आया है, और वो पुरुष के समान परिवार को न परिवार की जीवनचर्या को न तो न केवल चला पा रही है, बल्कि परिवार को बोझ उठाने में भी अपने आप को समर्थ महसूस कर रही है। और इस कारण से अगर वो आर्थिक संरक्षण यदि उस स्त्री को मिलता है, तो कहीं न कहीं वे अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से सचेत होती चली जाती है। अगर हम परंपरागत मान्यताओं की ओर दृष्टि डालकर देखें, तो सदैव से ये माना जाता रहा है कि पुरुष का काम घर को चलाना है और स्त्री का काम अपने घर के भीतर रहकर वो रोटी बनाना और अपने परिवार को पालना है। लेकिन ये मिथक, ये परंपराएं टूट चुकी हैं। परंपराएं निरंतर गतिशील होती हैं। जो चीज़ हज़ारों वर्ष पहले हो, आज भी वो बनी रहे, ये ज़रूरी नहीं है। वो यथावत रूप से बनी रहे, ये भी ज़रूरी नहीं। परिवर्तन आते हैं, तो स्थितियाँ बदलती हैं। परिवर्तन आते हैं, तो उन परंपराओं में एक नया स्वरूप भी उसका तैयार करके चलती हैं, जो समाज के भीतर से निकल कर चलता है। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि हमें समाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रत्येक समाज को देखने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय तत्कालीन समाज कैसा रहा? तत्कालीन समाज में किस तरह की परिस्थितियाँ हैं? उनके आधार पर ही हम नारी और पुरुष, स्त्री और पुरुष के अधिकारों का दायरा तय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज स्त्री घर से बाहर भी निकलती है। पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर अपने समय और समाज की दिशा को वो जानने की कोशिश करती है। क्योंकि वे अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से सजग हो चुकी है। अब वो समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी समाज के किसी एक वर्ग विशेष के पास नहीं जाती। वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो चुकी है। अब वे पर्दे के पीछे रहकर आंसू नहीं बहाती। वो ये नहीं समझते कि मैं पर्दे के पीछे रहूं और आंसू बहाकर अपने जीवन को पूरी तरह से ऐसे ही चला। अब उसके भीतर की जो ग्रंथियां हैं वो खुलने शुरू हो चुकी हैं। अब वो उनके सहने की बजाय उनका विरोध और उनके प्रति संघर्ष करने की कोशिश करने लगे। इसलिए स्त्री अस्मिता का प्रश्न मनुष्य की
मनुष्यता और उसकी समानता के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब तक आप इंसान को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, तब तक कहीं न कहीं द्वंद्व की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। मार्क्स ने एक बार कहा था कि समाज में जब तक संघर्ष रहेंगे, तब तक द्वंद्व रहेंगे, तभी समाज का विकास होगा। लेकिन मैं मुक्तिबोध की इसके मार्क्स के इस दृष्टिकोण को प्रत्येक क्षेत्र में लागू नहीं कर सकते। क्योंकि जब स्त्री और पुरुष के बीच में द्वंद्व की स्थितियाँ आती हैं, तो उन द्वंद्व की स्थितियों के 2 ही परिणाम निकल सकते हैं। या तो दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने जीवन को चलाने के लिए उनके बीच में एक सामंजस्य बनना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि वे इन संघर्षों से, इस द्वंद्व से तनाव की स्थितियों में आ जाते हैं और दोनों में कहीं न कहीं अहम की प्रवृत्ति निकल कर आती है, तो जो परिवार बना हुआ है, परिवार नाम की इकाई टूटना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें उन पुराने दकियानुसी विचारों से बाहर निकलना होगा। स्त्री की अस्मिता, उसके नैतिकता के प्रश्नों के बारे में विचार करना होगा समाज को। समाज के भीतर में रहने वाले उन लोगों को विचार करना होगा, जिनके आसपास के परिवेश में स्त्री अपने अधिकारों के संरक्षण के पूर्ण रूप से तत्पर है। उसका सामाजिक योगदान को हम अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? यदि उसने समाज में किसी प्रकार का सामाजिक योगदान अपने माध्यम से दिया है, तो हमें उसकी स्वीकार्यता उसे देनी होगी। और निरंतर इस दिशा में भारतीय समाज और विश्व समाज अब प्रयत्नशील, न केवल प्रयत्नशील है, बल्कि उन अधिकारों को, उनके सामाजिक योगदान को स्वीकारोक्ति भी प्रदान की जाती है। उसके वो अधिकार, उसे वो अवसर प्रदान किए जाएँ, उसे वो स्वतंत्रताएँ प्रदान की जाएँ, जिसके वो अधिकारी है। वो एक पुरुष के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रही, बल्कि अपने अधिकारों का विस्तार कर रही है। और ये विस्तार उसे पुरुष और स्त्री को एक समन्वयात्मक स्थिति में समाज में लाकर, क्योंकि इसके माध्यम से स्त्री की स्थिति मजबूत होती है। स्त्री अपने आप को दृढ़ महसूस करती है, सशक्त महसूस करती है। और यही सशक्तिकरण स्त्री अस्मिता के उस प्रश्न का जवाब है, उस स्त्री अस्मिता के इस प्रश्न का उत्तर है। दुर्भाग्य है कि हमने स्त्री अस्मिता के दायरों की सीमितता को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन दायरों के विकास को स्वीकार करने की कोशिश हमने नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे स्त्री रचनाकारों की रचनाओं को निरंतर पढ़ता रहा हूँ, चाहे चित्रा मुद्गल हो, प्रभा खेतान हो, नाज़िरा शर्मा हो, क्षमा शर्मा हो, राजी सेठ हो, सुधा अरोड़ा, मैत्रेयी पुष्पा, ये तमाम वे रचनाकार हैं, जिन्होंने स्त्री अस्मिता के प्रश्न को निरंतर उठाया है। लेकिन मेरी एक विद्यार्थी रही करुणा शर्मा जी, जिन्होंने मेरे साथ एमफिल की थी और जब वो पीएचडी करने के लिए तत्पर हुई, तो उनके सामने भी ये सवाल था कि वो किस दिशा में काम करे। तो मुझसे उन्होंने जब चर्चा की, तो मैंने उनसे कहा था कि आप स्त्री विमर्श पर अगर काम करना चाहती है, उनकी रुचि स्त्री विमर्श पर थी। तो मैंने कहा कि क्या किसी पुरुष रचनाकार की रचनाओं में स्त्री विमर्श का दायरा विकसित नहीं हो सकता, या स्त्री विमर्श की जो रचनाएँ हैं, क्या किसी एक पुरुष रचनाकार की रचनाओं में दिखाई नहीं दे सकती? तब उन्होंने कमलेश्वर की कथा साहित्य में स्त्री विमर्श, इस विषय पर अपना पीएचडी का काम आरंभ, और उनका जब काम पूरा हुआ, उस काम को न केवल मैंने पढ़ा, वो पुस्तक जब प्रकाशित होकर आई, तो मुझे बहुत सारे ऐसे बिंदु दिखाई दिए, जिसमें हम पश्चिमी स्त्री और भारतीय स्त्री और पश्चिम और भारत के स्त्री विमर्श को कहीं न कहीं एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें। क्योंकि भारत का स्त्री विमर्श भारत की पृष्ठभूमि से पैदा हुआ है, वह पश्चिम के दायरों से निकल कर नहीं आया। अगर हम उसे पश्चिम के दायरों से देखने की कोशिश करेंगे, तो भारतीय समाज में यौन शुचिता के प्रश्न कहीं न कहीं फिर से उठ कर खड़े होंगे। फिर वही अधिकारों का अतिक्रमण होने वाली संभावनाएं पुरुष समाज के सामने खड़ी होंगी, और पुरुष समाज उन्हें स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं होगा। और भारतीय समाज का स्त्री जो स्वरूप है, स्त्री का जो चरित्र है, वो हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जो परिवार को एक इकाई के रूप में बांध कर चलती आई। और पश्चिमी समाज का जो स्वरूप स्त्री का है, वहाँ के संस्कारों और वहाँ के अधिकारों से उत्पन्न हुआ है। इसलिए भारतीय और पश्चिमी स्त्री को हमें अलग-अलग नज़रियों से देखने की आवश्यकता है। जब हम उन्हें अलग-अलग नज़रियों से देखेंगे, तभी हम स्त्री अस्मिता के प्रश्नों को उत्तर समाज के भीतर से ही निकाल कर चल सकते हैं। इसलिए मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि हम वाद के स्थान पर दर्शन, उसके स्थान पर चेतना को देखकर चलें, क्योंकि भारतीय जीवन दर्शन जो वो पूर्णतः चेतना पर केंद्रित है। हम चैतन्य के स्तर पर यदि स्त्री को देखेंगे, तो हमारे प्रत्येक रचना में स्त्री का स्वरूप एक आदर्शपरक स्त्री के रूप में ही दिखाई देकर चलता है। ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स में, धारावाहिकों में जिस तरह से स्त्री को प्रस्तुत किया गया है, कई बार मैं उस स्त्री को भारतीय समाज में खोजने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे दिखाई नहीं देती। आखिर वो स्त्री कहाँ है?
आखिर उस स्त्री के प्रति स्त्री समाज स्वयं संघर्ष करने के लिए तत्पर क्यों नहीं होता? आखिर उस फ़िल्मों में, उन वेब सीरीज़ में जिस चरित्र को चरित्र को भारतीय समाज की स्त्री चरित्र को दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहीं न कहीं वह स्त्री अस्मिता को किसी एक खतरनाक दृष्टि में ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इस बारे में विचार करने का काम स्त्री समाज को भी करना। पुरुष समाज उस तरह की विभाजनकारी नीतियों को उन वेब सीरीज या फ़िल्मों के माध्यम से जिस तरह से समाज में ला रहा है, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता भारतीय समाज को ही नहीं, बल्कि भारतीय रचनाकारों को भी है, जो रचनाकार उस जीवन दर्शन से परिचित हैं, जो भारत से निकल कर आया है, जो भारत की जीवन चेतना से निकल कर आया है। इसीलिए हम इज़्म नहीं, वाद नहीं, चेतना पर केंद्रित होकर स्त्री के उस नज़रिए को देखने की कोशिश करें। ये सही है कि भारतीय समाज या विश्व समाज में स्त्री के प्रति जो हिंसा और दमन की रचनाएँ लिखी जाती रही, या रचना का मतलब कृतियों की बात नहीं कर रहा, जो समाज में लिखी जाती रही हैं, उनका विरोध भारतीय समाज से ही उत्पन्न होगा, विश्व समाज से ही उत्पन्न होगा। हमें स्वयं संघर्ष की परिणतियाँ तैयार करनी होंगी। दूसरों पर निर्भरता अपनी कम जब स्त्री ने दूसरों पर अपनी निर्भरता कम की, तो स्वाभाविक है उस निर्भरता से बाहर निकलकर वह अपने ही प्रश्नों के उत्तर समाज में खोज पाने में समर्थ रही। प्रश्न समाज से ही निकलते हैं, उत्तर समाज से ही मिलते हैं। लेकिन यदि हम प्रश्न समाज के किसी एक दायरे के भीतर से निकालने की कोशिश करेंगे, उसकी व्यापकता हमारे सामने दिखाई नहीं देती। तो हमें उन दायरों से बाहर निकलकर उस मुक्ति की ओर बढ़ना होगा। लेकिन वह मुक्ति दैहिक मुक्ति होगी या नहीं होगी, यह प्रश्न भी स्त्री को स्वयं तय करना है। क्योंकि अनेक ऐसी रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं में कहीं न कहीं देह मुक्ति की अभिकल्पना स्त्री विमर्श के दायरे के अंदर मुझे दिखाई देती है। जो भारतीय समाज की कहीं न कहीं मैं समझ के चलता हूँ कि जो भारतीय समाज की चेतना के अनुकूल नहीं है, या चेतनागत दृष्टिकोण से यदि आप देख कर चलें, तो आप सोचेंगे कि वास्तव में वो स्त्री है कहाँ? लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम स्त्री के उन अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भी समाज के भीतर से या समाज के प्रत्येक वर्ग को ही निभाना होगा। अन्यथा हम जब उनका संरक्षण नहीं कर पाएँगे, तो आने वाले समय और आने वाले समाज में जो नई जनरेशन होगी, वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना शुरू हो जाएगी, और फिर वही अधिकारों के अतिक्रमण और संघर्ष की स्थितियाँ समाज के भीतर से ही उत्पन्न होंगी। उन विभाजक रेखाओं को हमें तोड़ना होगा, जिसके भीतर हमने स्त्री को कैद कर दिया। मुक्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि अतिक्रमणों से बाहर निकल जाए। मुक्ति का तात्पर्य ये है कि वह अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से सचेत हो। नए जीवन दिशाओं में जो अधिकार उसके लिए नए समाज के लिए अनुकूल हो सकते हैं, उन्हें वो अधिकार भी प्रदत्त किए जाएँ। और ये यदि इस कारण से यदि किसी अन्य समाज के अन्य वर्ग के अधिकारों को यदि हम सीमित भी करते हैं, तो कोई तात्पर्य उसमें कोई गलत नहीं है। और इसमें कहीं पुरुष के अधिकारों का दायित्व बोध कम किया जा रहा हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। आपके अधिकार, पुरुष के अधिकार उसके पास संरक्षित हैं। लेकिन पुरुष जब अपने समय के अनुकूल अपने अधिकारों का और अधिक विकास करता है, तो क्या स्त्री को अपने अधिकारों को विकसित करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? ये अवसर जब स्त्री को मिलता है, तभी स्त्री समाज के लिए एक आदर्श स्थितियाँ उत्पन्न करती है, समाज के विकास की संरचना करती है। आज आप उठाकर देखिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें स्त्री काम न कर रही हो। एक समय था, ये माना जाता था कि स्त्री बॉडी बिल्डिंग जैसे क्षेत्र में नहीं पहुंच सकती, लेकिन आज स्त्रियों ने उस क्षेत्र में जाकर भी अपनी एक पहचान बनाई। वहां देह मुक्ति की बात नहीं है, वहां अपनी देह को इस रूप में सशक्त बनाने की अभिकल्पना है, जो किसी एक खेल के क्षेत्र में उसकी पहचान को बनाकर चले। हमारे सामने अनेक स्त्रियां ऐसी हैं। कभी स्त्रियों ने अब तो स्त्रियों ने स्पेस पर जाकर ये भी दिखा दिया, खासतौर पे भारतीय स्त्रियों ने दिखा दिया कि उनके पास वो संभावनाएं हैं, वह विश्व समाज में अपनी एक पहचान अलग तरीके से दिखा सकती है। वह सीमितता के दायरे में नहीं रहती, सीमितता के दायरे से बाहर निकलकर अपने लिए एक असीमित आकाश खड़ा करती है। स्त्री जब अपना आकाश को खुद तैयार करेगी, तभी वो उस आकाश में अपने आप को उड़ा पाने में समर्थ है। स्त्री के पास पंख हैं, उसके पास आकाश है, आवश्यकता है तो उसे उड़ने का अवसर मिलना चाहिए। ये उड़ने का अवसर समानता के अधिकार पर समाज के लोगों को देना होगा। वह उनके लिए तैयार किए गए जो बहुत सारे जाल तैयार किए गए, जब तक उन जालों को नहीं हटाया जाएगा, तब तक स्त्री अपने उस विस्तृत आकाश में अपने आप को उड़ते हुए नहीं देखेगी।
उन पंखों को फैलाकर समाज के सामने वह अपनी उड़ान को कितना दूर तक ले जा सकती है, ये उसने तय करना है। लेकिन कहा जाता है कि आकाश बहुत विस्तृत है, इसलिए पंछी जब उड़ता है तो उसकी उड़ान उसे मालूम होती है कि कितनी दूर तक हमें जाना है और कितनी ऊंचाई तक हमें जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि वह थक कर चूर हो जाए और थक कर टूट जाए। तो उसे टूटने से बचाने का काम स्वयं करना होगा। उसको ये भी मालूम है कि जिस दिशा में वो जा रही है, उस दिशा की संभावनाएं कितनी हैं और उन संभावनाओं से बाहर निकलकर वह अपने लिए कौन से स्थापित सिद्धांतों का निर्माण स्वयं कर सकती है, जो पुराने सिद्धांतों से अलग होते हैं। अपने पास वो उन प्रतिमानों को तैयार स्वयं करती है, जिन्हें तोड़ने का साहस पुरुष समाज नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकता है कि स्त्री स्वयं खड़ी हो और अपने जीवन दर्शन को पहचाने, अपनी चेतना के उस हिस्से को जानने की कोशिश करे, जो भारतीय समाज ने वेदों और पुराणों में भले लिख दिया हो, लेकिन वो लिखित रूप में जो लिखी गई संरचनाएं हैं, उससे कहीं अधिक भारतीय समाज और विश्व समाज में उस स्त्री को अपनी अस्मिता के प्रतिमानों का निर्माण स्वयं करना होगा। वे प्रतिमान एक आदर्श प्रतिमान के रूप में हमारे सामने उभर कर आ सकते हैं। चाहे जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा हो, चाहे सिमोन द बोवर ने लिखा हो, लेकिन उन रचनाकारों की रचनाएं विश्व स्त्री समाज की समस्याओं का न केवल उद्घाटन करती हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि विश्व समाज में स्त्रियों ने अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या-क्या किया है। लेकिन भारतीय समाज की स्त्रियों ने केवल अपनी रचना धर्मिता से नहीं, बल्कि समाज के एकीकृत इकाई में, मुख्य इकाई में अपने आप को लाकर खड़ा कर। इसीलिए सहानुभूति और स्वानुभूति के प्रश्न से वो बाहर हो जाती है। वह केवल अस्मिता के प्रश्न तक खड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ सहानुभूति का प्रश्न अब धीरे-धीरे खत्म होता चला जा रहा है। क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रति सहानुभूति नहीं, साहचर्य का भाव रखता है। और साहचर्य का भाव होने की वजह से उन रचनाकारों की रचनाओं में, समाज के उन समाज सेवियों के जीवन की दिशाओं में जो काम वो जिस दिशा में कर रहे हैं, उन सारे कामों के प्रति वो स्त्री को भी अपनी एक सहभागी के रूप में लेकर चलती है। इसलिए उसकी सामाजिक परिस्थितियां, उसकी भौतिक उपस्थिति कहीं न कहीं उसको जानने का एक नजरिया बन सकती है। हम जब तक समाजशास्त्र की दृष्टि से स्त्री को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम उस स्त्री के अधिकार, उस स्त्री के अधिकारों का विस्तार कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम कभी भी संभवतः अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने मनुस्मृति को इस कारण से भी बहुत अच्छा माना कि मनु ने यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसी उक्ति लिखकर स्त्री को बहुत ऊंचा वहां दर्जा दे दिया। लेकिन मनु ने जिस तत्कालीन दौर में जो रचना लिखी होगी, उस रचना को उसी परिवेश में देखने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन आज के दौर में यदि स्त्री को देखना होगा, तो स्त्री को श्रद्धा का पात्र स्वयं स्त्री ही बना सकती है। स्त्री उस पूजा के भाव से बाहर निकलकर अपने आप को समाज की मुख्य धारा में जब लाकर खड़ा करती है, तब वो देवत्व से मुक्ति पाकर इंसान की ओर बढ़ जाती है, मनुष्यत्व की ओर बढ़ जाती है। व्यक्ति जब तक देवत्व की अभिव्यक्ति में रहेगा, देवत्व के भाव में रहेगा, तब तक वह समाज के मुख्य धारा के भीतर अपनी पहचान नहीं बना पाता। तब दूसरे व्यक्ति उसकी पहचान निर्धारित करना शुरू करते हैं। लेकिन जब स्त्री या पुरुष उस देवत्व के भाव से निकलकर मनुष्यत्व की ओर आते हैं, तब संघर्ष के दायरे धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भागीदारी बनना शुरू हो जाती है। जब प्रतिनिधित्व, राष्ट्र के विकास का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सहभागिता का सिद्धांत भारतीय समाज में या विश्व समाज में उत्पन्न होता है, तब आपके सामने स्त्रीवाद जैसे प्रश्न धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तब आपके सामने किन्नर विमर्श जैसे या किन्नरवाद जैसे प्रश्न उठना खत्म हो जाता है। तो यानी कि हमें यदि समाज में स्त्री को मुक्ति की दिशा में ले जाने का प्रयत्न करना है, तो स्त्री को अधिकारों से मुक्त नहीं करना, स्त्री को दायरों से मुक्त नहीं करना, बल्कि स्त्री को मुक्त करना है उस पितृसत्तात्मकता की सोच से, जो उसने स्वयं अपने ऊपर हावी कर रखी है या पुरुष समाज ने उस पर हावी होने का अवसर उसे प्रदान किया है। तभी जाकर न केवल स्त्री अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगी, अपने लिए नए प्रतिमानों की संरचना करने में भी पूर्ण रूप से तत्पर हो पाएगी। इस आधी दुनिया के अधिकारों का संघर्ष उस समाज के भीतर से ही निकल कर आएगा, जिस समाज का निर्माण स्त्री और पुरुष दोनों ने मिलकर किया है। इसीलिए हमें लैंगिक भेद से ऊपर उठकर उसकी अस्मिता के प्रश्न के लिए उसका साथ देना होगा। उसका साथ देने के साथ साथ उसे
आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने होंगे, और यदि वो अपने बल पर यदि कहीं आगे बढ़ पाने में समर्थ होती है, तो उस बड़ाई का कहीं न कहीं एक प्रशंसा का भाव भी उसे लेकर आना होगा। वरना सदियों तक सोई हुई स्त्री जो है, सदियों तक सोई हुई आधी आबादी जो है, वो उसे जागने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए उसे जगाने का प्रयास स्त्री को स्वयं करना होगा, पुरुष को उसका सहभागी बनकर करना होगा। तभी हम स्त्री विमर्श, स्त्रीवाद या स्त्री चेतना जैसे प्रश्नों के उत्तर इस समाज के भीतर से बहुत आसानी से न केवल खोज सकते हैं, बल्कि उनके उत्तर मिल जाने के बाद स्त्री और पुरुष के बीच में जो समन्वयता का सिद्धांत है, वो सिद्धांत विश्व समाज में एक आदर्श सिद्धांत के रूप में पूरी तरह से परिणत होगा। मैं समझता हूँ कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर कहीं न कहीं समाज की संरचना के भीतर उतरना होगा, कि समाज बनता कैसे है, कब परिवर्तित होता है, कैसे परिवर्तित होता है। आज हम भी जानते हैं कि समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, और इसलिए हम उस बदलती हुई दुनिया के साथ-साथ अपने आप को चला पाने में कई बार असमर्थ महसूस करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस समाज में बदलने वाली जीवन चेतना को एक साथ देखने की कोशिश करें, तो आसानी से न केवल उस परिवर्तन के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर पाएँगे, बल्कि उस परिवर्तन के माध्यम से विकास की नई मुझे लगता है कि इन सारी बातों के बाद स्त्री अस्मिता के संबंध में जिन प्रश्नों के उत्तर की तलाश हम इस समाज से करना चाहते हैं, शायद वो स्त्री स्वयं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए इतनी समर्थ हो चुकी है। वही समाज के जीवन दर्शन के भीतर से ही अपनी चेतना को अर्जित करके कहीं न कहीं उन सारे सवालों के जवाब को तलाश कर पाने में समर्थ है। इसलिए हम स्त्रीवाद हो, स्त्री विमर्श हो या स्त्री चेतना जैसे प्रश्न हो, उन सारे प्रश्नों के लिए स्त्री को कहीं न कहीं अपना उस समर्थ दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा, और पुरुष को उसका एक सहभागी बनकर उसका साहचर्य भाव उत्पन्न करके चलाना पड़ेगा। तभी स्त्री अपने प्रश्नों के उत्तर सहजता से तलाश कर पाने में समर्थ हो। मुझे लगता है इससे अधिक मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।